Welcome to School of Intrinsic Compounding. Today you are with your trainer Ishmoit Arora and हम इस सेशन में बात करेंगे कि बैंक्स के पास फ्री कैश फ्लो क्यों नहीं होता एंड बैंकिंग का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे. अच्छा, at the end of the session I have an interesting news for all of you, so do stick till the end of the session and let's get started with. So I got a lot of questions from my previous video कि सर बैंक में फ्री कैश फ्लो क्यों नहीं होता, बैंक का एक बारी बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कीजिए. तो राइट, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. तो पहली चीज हम देखते हैं कि बैंकिंग कैसे काम करती है. अच्छा, जब भी आप किसी और बिजनेस में देखते हैं, सपोज करते हैं किराने की दुकान है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट डीमार्ट राइट नाउ. तो डीमार्ट पैसे कैसे कमाता है? तो डीमार्ट बेसिकली अर्न्स मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट? So how does DMart make money? DMart makes money by selling goods, products and services. माने अगर आप कभी भी वहां से जाके कोई किराने की कोई भी आइटम लेंगे, अगर चिप्स खरीदते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो DMart makes money on that. Whereas if you go to HDFC Bank, how does a bank make money? A bank makes money by selling money, right? A bank makes money by giving out loans. तो in a way, एक जगह प्रोडक्ट एंड सर्विस बेच रहे हैं एंड एक जगह आप लोगों को लोन दे रहे हैं, आप लोगों को पैसा दे रहे हैं. एंड पैसा कब बनता है बैंक का? जब लास्ट ईएमआई बैंक के पास वापस आती है. सपोज करते हैं 12 महीने की आपने किसी अपने फोन की ईएमआई कराई बैंक में, एंड वो फोन अगर उस पर ईएमआई 2500 महीने की थी, 12 महीने बाद आपको कुछ मोटा मोटा 30,000 के आसपास देने पड़े. अगर आप लास्ट ईएमआई रीपे नहीं करते, इफ यू डू नॉट पे द 12th ईएमआई, तो बैंक पैसा नहीं कमाता, बैंक को उल्टा लॉस हो जाता है, राइट? तो सिमिलरली हम एक बार यहाँ पे बात करते हैं कि एक बैंक में क्या क्या चलता है, व्हाट डज अ बैंक एक्चुअली डू. तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एज वी कैन सी दैट हाउ डज अ बैंक मेक मनी. सो व्हाट अ बैंक डज इज दैट देयर आर सोर्सेज ऑफ फंड फॉर अ बैंक. मतलब बैंक कहीं से पैसा लेते हैं एंड वो पैसा कहीं पे देता है, राइट? तो माने what a bank does is कि a bank is basically a platform, कि वो एक जगह से पैसे लेके दूसरी जगह पैसे देता है. एंड जो बीच का डिफरेंस है, जो बीच में जो जिस चीज को स्प्रेड कहते हैं, बैंक बीच की स्प्रेड रखता है, राइट? तो बैंक बेसिकली एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म. तो बैंक की जो लाइबिलिटी साइड है, अब हम यहाँ पे जब हम लाइबिलिटीज एंड एसेट्स की बात करते हैं, तो बैंक की लाइबिलिटीज क्या है? बैंक की लाइबिलिटीज है जो वो डिपॉजिट लेता है बाहर से, राइट? जो वो पैसा बाहर से लेते हैं. सपोज करते हैं हम बैंक अकाउंट में जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो बैंक के लिए इमीडिएटली वो एक लाइबिलिटी बन गई. लाइबिलिटी माने एक सोर्स ऑफ फंड बन गया. जैसे हमने अभी तक सीखा है कि लाइबिलिटीज हमारे लिए बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं एंड एसेट्स हमारे लिए बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं. तो बैंक के सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, या बैंक की लाइबिलिटीज क्या होती है? बैंक की लाइबिलिटीज एक तो इक्विटी होती है एंड दूसरी क्या होती है कि जो बैंक डिपॉजिट साइड से पैसा रेज करता है, राइट? एंड बैंक क्या करता है कि वो पैसा लेता है. सपोज करते हैं मुझसे बैंक ने 4% पे सेविंग अकाउंट में पैसा लिया, आगे वो बैंक सेम पैसा 9 या 10% पे आगे किसी कॉर्पोरेट को लेंड कर सकता है या फिर कोई होम लोन दे सकता है उसका. तो जो बैंक लेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड. एसेट्स को हम वैसे भी क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड. तो बैंक जिसको लेंड कर रहा है, तो उसका क्या हो गया? बैंक का एडवांस हो गया, लोन हो गया, राइट? तो लोन्स आर बेसिकली एसेट्स फॉर अ बैंक, एंड जो डिपॉजिट साइड है जहां से बैंक पैसा उठा रहे हैं, दोज आर बेसिकली लाइबिलिटीज फॉर अ बैंक. तो व्हाट डज अ बैंक डू? अ बैंक बेसिकली एक्ट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म. बैंक इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म एंड इट अर्न्स द स्प्रेड बिटवीन द टू. तो मेरे से 4% पे लिया, आगे 8% पे दे दिया, तो बीच की स्प्रेड कितनी हुई? 4%. तो बैंक बेसिकली वो कमाता है, एडजस्टेड फॉर एनपी, अगर कोई आता है नहीं आता तो एक बारी बैंक का हम एक बारी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं और थोड़ा सा बैंकिंग को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो यहाँ पे screener.com एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं सारी कंपनीज का डेटा खोल सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक की स्क्रीनर पे वो खोले, डिटेल डेटा खोला है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. अच्छा, बिफोर गोइंग टू CFO मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि HDFC बैंक का इक्विटी कितना है, राइट? इक्विटी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो इक्विटी इज नथिंग बट योर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, राइट? तो अगर हम बैंक का इक्विटी देखें कितना है, 1,53,128 प्लस 545. तो एक बार यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि बैंक का इक्विटी इज 1,53,128 प्लस 545. लेट मी जस्ट ओपन अ कैलकुलेटर ताकि आपकी कैलकुलेशन में आपके लिए इजी कर दो.
just a second, 1,553,128 plus 545, राइट। सो बेसिकली बैंक के पास जो इक्विटी या फिर जो बैंक का शेयर कैपिटल है, जो ओनर्स का मनी है बैंक के पास, दैट इज क्लोज टू 1,53,673, राइट। एंड इसके अगेंस्ट बैंक ने कितने के एसेट्स के बैंक के पास कितने के टोटल एसेट्स हैं, माने बैंक का अगर सोर्सेज ऑफ फंड खुद का पैसा अगर 1,53,000 के आसपास है, तो इसके अगेंस्ट बैंक के पास एसेट्स कितने के, एक बार वो चेक करते हैं हम। तो टोटल एसेट्स आर क्लोज टू 12,92,806. So total assets are close to 12,92,806. Just a second, guys. 12,92,890. 92,806. Basically what a bank is doing is कि bank is a very leveraged entity. माने 1 रुपए के इक्विटी के अगेंस्ट बैंक कितने रुपए के एसेट्स होल्ड करता है, एक बार हम चेक करते हैं। तो हमारा पिछला आंसर था 1,53,673, वो जो बेसिकली बैंक का शेयर होल्डर्स कैपिटल है, जो बेसिकली बैंक की इक्विटी है। एंड एसेट्स कितने होल्ड करता है बैंक, 12,92,806 रुपीज के। तो अगर मैं इसको 1,53,673 से डिवाइड करूं, माने अगर मैं इस बैंक का जो टोटल एसेट्स है उसको डिवाइड करूं अपॉन इक्विटी, तो मेरे को बैंक का फाइनेंशियल लीवरेज पता लग जाएगा। किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल लीवरेज पता करना है तो हमें उसको ऐसे पता करना है, हमें उस एंटिटी के एसेट्स लेने और उसको इक्विटी से डिवाइड कर देना है। तो हमें आंसर आएगा कि पर रुपी ऑफ इक्विटी ये बैंक कितना एसेट होल्ड करता है। तो यहाँ पे पता लगेगा कि पर रुपी ऑफ इक्विटी this bank holds assets worth 8.41 rupees, right? तो माने this bank is 8x leveraged, this bank has a 8x financial leverage. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज बैंक के लिए क्यों बेनिफिशियल होती है। हम जब आरओए और आरओई की बात करेंगे तब हम उसमें बात करेंगे, बट दिस इज एन एग्जांपल कि अ बैंक इज इनहेरेंटली अ लीवरेज्ड एंटिटी। तो अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं बैंक का, जो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमने खोल रखा है, तो ये आपको पहली लाइन दिखेगी प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन कुछ 44,000 करोड़ के हैं, 45,000 करोड़ के आसपास, राइट। फिर भी आपका सीएफओ नेगेटिव है क्योंकि लोन एडवांसेस ही सिर्फ 1,76,000 करोड़ के हैं एंड बैंक ने डिपॉजिट कितना है बैंक में बैंक में कुछ डिपॉजिट है 1,34,000 करोड़ का, राइट। सो बेसिकली बैंक के पास अपना खुद का पैसा जो इक्विटी का था वो तो 1 रुपए का था, जिसके अगेंस्ट उसने 8.5 रुपए एसेट्स में लगा रखे हैं। तो जहां पे भी लेवरेज आ जाती है, जहां पे भी डेट बाय इक्विटी बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां पे भी फाइनेंशियल लेवरेज काफी ज्यादा हो जाती है, वहां पे हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं देखना चाहिए, स्पेशली इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बाकी सारी इंडस्ट्रीज में आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना है अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे आपका एडवांस कितना है, लोन आपने कितना दिया, आपने लोन ही यहाँ पे 1,76,000 का दे दिया एंड आपका जबकि ऑपरेटिंग जब आपका नेट प्रॉफिट ही 44,500 करोड़ था। तो बेसिकली आपने प्रॉफिट से 4x ज्यादा आपने लोन ही बांट दिए। तो ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कभी देखना नहीं चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री में बैंकिंग में हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं कि वेदर द मनी इज कमिंग बैक और नॉट, दैट इज व्हाट वी लुक फॉर इन बैंकिंग, राइट। सो दैट इज व्हाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर हियर इज नॉट डज नॉट इंटरेस्ट अस, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपका जो लोन अमाउंट आपने दिया है वो आपके नेट प्रॉफिट से ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि इन एंटिटीज में फाइनेंशियल लीवरेज काफी ज्यादा है, राइट। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, तो एज वी कैन सी दैट अ बैंक अर्न्स अ स्प्रेड बिटवीन द टू। तो बैंक की लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, एक बार वो चेक करते हैं। तो बैंक की लाइबिलिटी साइड में बेसिकली 4 या 5 सोर्सेज ऑफ लाइबिलिटी होते हैं बैंक के पास, एक वैसे 3-4 और भी होते हैं, बट जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले होते हैं बॉन्ड्स, बैंकिंग पैसा बॉन्ड से उठाते हैं। फिर होता है आपका कासा रेशियो। कासा आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कासा माने करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो किसी बैंक का कासा अगर बहुत ज्यादा हाई है तो उस बैंक का माने कि बहुत ही कम, माने अगर किसी बैंक का कासा रेशियो बहुत ज्यादा हाई है तो माने उस बैंक का जो
लेंडिंग जो लाइबिलिटी साइड है बैंक की, वो बहुत सस्ती है, बहुत चीप है। क्योंकि पता करते हैं सेविंग अकाउंट में आपको कितना ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट में आपका ब्याज ही कुछ 4% के आसपास है। करंट अकाउंट में तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, कहीं कहीं केसेस में तो है ही नहीं, राइट। तो बैंक माने बहुत कम पैसे में, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा रेज करके आगे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते हैं। तो काफी सारी कंपनीज को हम क्या कहते हैं, कासा फ्रेंचाइज। क्या कहते हैं, कासा फ्रेंचाइज। आज आपका कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आर कासा फ्रेंचाइजेस। कोई भी वर्ड यूज करे कासा फ्रेंचाइज तो आप समझ जाना कि इन बैंक्स का लाइबिलिटी साइड में कासा काफी ज्यादा है, राइट। दिस इज व्हाट अ कासा फ्रेंचाइज मींस। देन थर्ड इज योर टर्म डिपॉजिट्स। अब आपके टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टर्म डिपॉजिट माने जो एफडी होगी, अगर एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ज्यादा होता है, तो टर्म डिपॉजिट्स आर अ मोर एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ बैंक एज कंपेयर टू अ कासा रेशियो। बट स्टिल टर्म डिपॉजिट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फंडिंग बिकॉज दीज आर स्टिकी इन नेचर। अगर कोई 3 या 4 साल की एफडी कराए तो जनरली वो 3-4 साल के लिए रहता है बैंक के साथ। बॉन्ड्स की हमने बात कर ली थी। देन देर आर योर होलसेल डिपॉजिट्स। अब होलसेल डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रही हैं छोटे बैंक्स में से, जिस वजह से उनका लाइबिलिटी साइड पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो होलसेल डिपॉजिट्स आर नथिंग बट द बिग साइज डिपॉजिट्स बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल आपके बैंक में आके 100 करोड़ या फिर 300 करोड़ या 500 करोड़ रख दे, तो दैट बिकम्स अ होलसेल डिपॉजिट फॉर यू बिकॉज उसका साइज काफी ज्यादा है, राइट। देन देर आर योर इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट्स। ये बिटवीन द डिफरेंट बैंक्स होती है इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट्स। तो लाइबिलिटी साइड में these are the majorly 5 things, and good banks have higher CASA and higher term deposits, that too from retail side. अब टर्म डिपॉजिट भी होलसेल की हो सकती है, रिटेल की हो सकती है। रिटेल माने आपके और मेरे जैसे लोग। तो आपके और मेरे जैसे लोगों में क्या फायदा है कि अगर किसी बैंक के पास 100 टर्म डिपॉजिट वाले आ गए, राइट, तो बैंक अपना जो लाइबिलिटी साइड है 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एज कम्पेयर टू अ होलसेल टर्म डिपॉजिट जिसमें एक ही बंदा आगे 100 करोड़ डाल रहा है। अगर एक ही बंदे ने आगे 100 करोड़ निकाल लिया बैंक में से, तो देन इट बिकम्स रिस्की फॉर अ बैंक क्योंकि लाइबिलिटी साइड कॉन्सेंट्रेटेड है। वेराज अगर 100 रिटेल इन्वेस्टर आके आपके टर्म डिपॉजिट में डाल रहे हैं, अगर 2-3 निकाल भी रहे हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो आपका रिस्क लाइबिलिटी साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर टर्म डिपॉजिट भी ज्यादा रिटेल साइड में हो आपकी, तो ठीक है। तो प्रोसीडिंग अहेड, दिस सेकंड, प्रोसीडिंग अहेड। तो अब देखते हैं बैंक के एसेट साइड में क्या होता है। तो अब एसेट साइड भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके रिटेल लोन्स और एक होते हैं आपके होलसेल लोन्स। तो रिटेल लोन्स में पता करते हैं क्या क्या होता है। तो रिटेल लोन्स में बेसिकली आपके गोल्ड लोन्स आते हैं। रिटेल लोन्स वैसे बिफोर कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, रिटेल लोन्स आर दोज लोन्स व्हिच आर गिवन टू रिटेल बोरोवर्स। अब माने आपके और मेरे जैसे लोग, राइट। टू व्हीलर हो गया, अगर हम कोई गोल्ड लोन लेते हैं या कोई टू व्हीलर खरीदते हैं किसी बैंक के थ्रू, तो दैट इज अ रिटेल लोन। ओवरसीज एनआरआई लोन्स, अदर्स, अगर कोई रिटेल है, कमर्शियल व्हीकल या कोई ले रहा है, अगर सिंगल एक या दो गाड़ियां डाल रहे हैं, तो कमर्शियल व्हीकल भी उसका पार्ट हो गया। देन आपका क्रेडिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिटेल लोन है। फिर किसान गोल्ड कार्ड है, दीज आर इनटू एग्रीकल्चर। फिर बिजनेस है, देन देयर आर योर होम लोन्स। बिजनेस भी आई थिंक सो पर्सनल बिजनेस लोन्स होंगे छोटे छोटे। देन देयर आर योर होम लोन्स जो आप लेते हैं बैंक से। देन फिर पर्सनल लोन्स है। पर्सनल लोन्स आजकल हम देख रहे हैं फोन एप्लीकेशंस पे पर्सनल लोन्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई होती है लेने के लिए। देन देयर आर योर ऑटो लोन्स, राइट। So these are examples of retail loans, and retail loans are generally safer for a bank. Now why do I say they are generally safer for a bank? Because risk काफी granular हो जाता है। आप समझिए कि मैंने 300 करोड़ का लोन दिया 600 जनों को, तो माने पर बंदा मैंने 50 लाख का लोन दिया। अगर 3-4 लोन उसमें से डूब भी गए फिर भी मैं पैसा कमा लूंगा ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस। Whereas अगर मैं 600 करोड़ का लोन दे रहा हूँ सिर्फ 2 बंदों को, और उसमें से एक बंदे ने मेरे को लोन वापस नहीं करा, तो इस वजह से मेरा तो पूरा एसेट साइड ही हिट हो जाएगा क्योंकि मैं लेवरेज दूं तो काफी ज्यादा इंपैक्ट आएगा, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि रिटेल लोन्स आर जनरली सेफर लोन्स एज कम्पेयर टू होलसेल लोन्स। अभी आपने देखा होगा कि आजकल बैंक्स जो बहुत ज्यादा क्रैश करे हैं, इंडसइंड बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, तो इनमें प्रॉब्लम ही होलसेल लेंडिंग की ज्यादा थी, राइट। वे आरबीएल बैंक तो स्पेशली होलसेल लोन्स बहुत ही ज्यादा स्पीड पे दे रहा था, जिसकी वजह से रिस्क काफी ज्यादा ले रहा था अपने एसेट साइड पे। कमिंग टू द होलसेल लोन्स,
तो अब होलसेल बैंकिंग में क्या क्या होता है आपकी? होलसेल बैंकिंग में एक तो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, देन देयर आर योर वर्किंग कैपिटल लोन्स, राइट, टर्म लोन्स, ट्रेड सर्विसेज, राइट, एंड उसके अलावा आपके कमर्शियल व्हीकल लोन्स होते हैं, जो बड़े बड़े फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, सपोज करो किसी के पास 200 ट्रक है, तो उसको जो लोन देंगे दैट वुड बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ होलसेल बैंकिंग। देन देयर आर योर बिग बिजनेसेस लोन्स, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो उनका जो लोन होगा सारा होलसेल बैंकिंग में आएगा। फिर इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स एंड योर कॉर्पोरेट लोन्स, तो जो भी आपका कॉर्पोरेट लोन्स है सारे होलसेल बैंकिंग का पार्ट बनते हैं, राइट। सो दिस कवर्स द टू एस्पेक्ट्स की एसेट साइड पे एक होलसेल बैंकिंग होती है एंड एक रिटेल बैंकिंग होती है। एंड लाइबिलिटी साइड में हमने अभी तक 5 सोर्सेस कवर करे, इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट्स विच आर बोथ फ्रॉम रिटेल एंड होलसेल, होलसेल डिपॉजिट्स, योर कासा रेशियो एंड योर बॉन्ड्स, राइट। So coming to another important aspect is your cost of deposit. तो guys, किसी बैंक का अगर cost of deposit सस्ता हो, right? अगर किसी बैंक का cost of deposit सस्ता हो, तो उसके लिए उतना ही अच्छा है कि जितना सस्ता होएगा, right? क्योंकि जितना सस्ता मेरे cost of deposit है, जितने सस्ते में मैं अपनी liability raise कर रहा हूँ, अपने sources of fund raise कर रहा हूँ, उतने ही अच्छे borrower मैं आगे ढूंढ सकता हूँ। एंड उतना ही ज्यादा मैं स्प्रेड कमा सकता हूँ। तो ये HDFC बैंक है, HDFC बैंक हैज वन ऑफ द लीस्ट लाइक वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट डिपॉजिट्स इन द एंटायर कंट्री, क्योंकि रिटेल एक्सपोजर काफी है इनका लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज ओनली क्लोज टू 5.03%। दिस इज टेकन फ्रॉम द रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो माने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ 5.03% के आसपास है, जो 2018 में 4.82 के आसपास भी आया था। तो ऐसे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ज्यादा होगा, हम एनआईएम के कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। पर जिस बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ही कम है, वो आगे क्या कर सकते हैं कि सपोज करते हैं दो बैंक्स हैं, एक बैंक है जिसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 7% है, दूसरा बैंक है जिसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5% है। तो किसी को लोन लेना है एंड दोनों बैंक बीच में 4% स्प्रेड कमाना चाहते हैं। एक सेकेंड, एक का जस्ट सेकेंड गाइस। तो बेसिकली एक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 7% है एंड एक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5% के आसपास है, राइट। एक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 7% है एंड एक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5% के आसपास है। तो व्हाट हैपेंस इसकी, अगर किसी बंदे को लोन लेना है 10% पे, किसी को 10% पे लोन लेना है, कोई अच्छा कॉर्पोरेट है, मतलब AA या AAA रेटेड है, मतलब जो हाईएस्ट रेटिंग होती है, अगर उसको 10% पे लोन लेना है, तो जो 5% वाला है वो 10% वाले को इजिली लोन देके बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम स्प्रेड कहते हैं वो 5% की कमा सकते हैं। मेरा जो 7% वाला है, अगर उसको बीच की स्प्रेड जो 5% कमानी है, तो उसको सेम लोन 12% के आसपास देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम बैंकिंग में क्या कहते हैं कि बैंकिंग इज अ कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री। बैंकिंग एक कमोडिटी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमेशा लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जीतता है। तो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे कौन, जिसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सबसे कम है, राइट। तो यहाँ पे HDFC बैंक, कोटक बैंक का भी इवेंचुअली कम हो जाएगा, एंड SBI, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बहुत कम है। छोटे प्लेयर्स इनके साथ एफिशिएंटली वे में compete नहीं कर सकते, राइट। प्रोसीडिंग अहेड कि इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या बैंक में देखने के लिए। तो इंपॉर्टेंट रेशियोज डिफरेंट इंपॉर्टेंट रेशियोज है। एक तो आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, राइट, एक आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, एक आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, एक आपका कासा रेशियो है, फिर आपके NNPA, GNPA और प्रोविजन कवरेज, देन कॉस्ट टू इनकम रेशियो, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ROA एंड ROE। तो पहले चलते हैं हम इंटरेस्ट मार्जिन की तरफ। तो व्हाट आर इंटरेस्ट मार्जिन्स? इंटरेस्ट मार्जिन इज नथिंग बेसिकली बट यू बेसिकली योर नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी जो आपने ब्याज कमाई और जो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस करा अपॉन योर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स, राइट। तो जो कंट्री के जो बेस्ट रन बैंक्स हैं उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज मोर देन 3.9%। किसी भी बैंक का 3.9% या 3.8% से नीचे हो तो दोज आर नॉट योर वेरी एफिशिएंटली रन बैंक्स। तो नेट इंटरेस्ट इनकम आपकी क्या होती है, दैट इज योर इंटरेस्ट अर्न अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, माने कि नेट है आपका, नेट माने नेट इंटरेस्ट इनकम है आपकी, एंड अगर आप उसको डिवाइड करेंगे अपने इंटरेस्ट अर्निंग एसेट से तो आपके पास मार्जिन आ जाएगा। So this is for a bank basically like what for a product company would be gross margin.
ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? जब आप अपनी सेल्स में से कॉग्स माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आता है। सिमिलरली बैंक में आपके पास नेट इंटरेस्ट मार्जिन नाम की एक फिगर आती है, जब आप अपने इंटरेस्ट अर्न में से अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाते हैं। तो आई वुड गिव यू अ टास्क कि यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक बैंक एंड आरबीएल बैंक, इन 5 बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है एंड इन 5 बैंक्स का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कितना है। आपको काफी मजा आएगा एंड एक डिफरेंट इनसाइट आएगी ये हम लोग करते हैं, राइट? तो this is how your yield spread thing looks like and this is taken from ICICI बैंक कि yield कितना मिल रहा है लोन पे। बेसिकली yield on total earning assets is 8.03%, yield on advances आपका 8.96% के आसपास है, फिर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आपका 4.87% के आसपास है। तो बीच का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.42 के आसपास निकल रहा है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपका क्रेडिट कॉस्ट भी माइनस होके आएगा कि जो आपका लोन खराब हो गया उसको हम क्रेडिट कॉस्ट कहते हैं बैंक के लिए, राइट? तो यील्ड ऑन एडवांसेस और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स के बीच का जो फर्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। एंड यील्ड ऑन एडवांसेस और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स के बीच में जितना ज्यादा फर्क होगा उतना ही अच्छा है एक बैंक के लिए। सपोज किसी बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ही 4% या 4.5% का हो और उसका यील्ड और लोन भी 9-10% के आसपास हो, तो अपने आप ही आपका ग्रॉस मार्जिन 6-7% के आसपास पहुंच जाएगा, राइट? So these are the kind of businesses we look for in a bank. These are the kind of business attributes we look for in a bank. Would be a very interesting exercise अगर आप कंट्री के टॉप 5 टू टॉप 10 बैंक्स के लिए उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकाल के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, राइट? देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कैपिटलाइजेशन का, रिकैपिटलाइजेशन का। न्यूज में हम बार बार देखते हैं कि पीएसयू बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, आईडीबीआई बैंक की बैंड बजी हुई है, आईडीबीआई बैंक को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं ऐसा कहते क्यों है। हम स्क्रीनर पे अभी आए हैं, हम स्क्रीनर पे एक चीज चेक करते हैं। तो अभी तक हमने जैसे देखा था आपके एचडीएफसी बैंक के केस में कि फाइनेंशियल लेवरेज था आपका 8 रुपए के आसपास का था पर इक्विटी, पर यूनिट ऑफ इक्विटी वो 8.5 रुपए के आसपास एसेट्स ओन करते हैं। सिमिलरली आईडीबीआई बैंक के केस में हम एक बार ये चीज चेक करते हैं कि पर रुपी ऑफ इक्विटी ये कितने रुपए के एसेट्स होल्ड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3000 प्लस योर 18,800, तो माने 21,800 रुपए की इनके पास इक्विटी है, 21,800 करोड़ रुपए की, राइट? एंड टोटल एसेट्स कितने हैं इस बैंक के पास? 3.5 लाख करोड़ के। तो माने अगर मेरे पास 3.5 लाख करोड़ के एसेट्स हैं, जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3.5 लाख करोड़ के एसेट्स हैं एंड मैं 21,000 करोड़ की इक्विटी होल्ड करता हूँ, तो आई एम लीवरेज्ड बाय 16.66%। माने 1 रुपए के अगेंस्ट में 16.66 रुपीज के एसेट्स होल्ड करता हूँ। एसेट्स क्या होते हैं बैंक के केस में? मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर योर लोन्स, राइट? इन्वेस्टमेंट्स भी या कुछ छोटी बहुत भी चीजें होती हैं, बट ज्यादातर आपके लोन्स होते हैं, ग्रॉस एडवांसेस। अब समझते हैं 2008 के क्राइसिस में जो लेमन कोलैप्स हुआ था, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गए थे, जो आपका बेयर स्टेन्स कोलैप्स करा था, उस केस में क्या हो रहा था कि आपका ये जो सेम रेशियो है दैट वाज क्लोज टू 44 रुपीज। माने 1 रुपए के इक्विटी के अगेंस्ट आप 44 रुपीज के एसेट्स लेके चल रहे थे। अब इसका इम्प्लीकेशन समझते हैं कि अगर आपके 44 रुपीज के एसेट्स में अगर आपके, जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रफ कैलकुलेशन है काफी, अगर आपके 2.25 रुपीज के लोन्स उसमें से खराब हो जाते हैं, राइट, 100 के आसपास अगर हम लें, तो अगर 44 रुपीज की लेवरेज है पर यूनिट ऑफ इक्विटी एंड उसमें से 2.25 रुपीज के एसेट्स खराब हो गए, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा इक्विटी वाइप ऑफ हो जाएगा। माने आपकी पूरी की पूरी इक्विटी वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट? तो सिमिलर चीज पीएसयू बैंक्स के केस में हो रही है काफी सालों से। इस वजह से मैं बहुत सारे लोगों को कह रहा हूँ कि पीएसयू बैंक्स आर अ वैल्यू ट्रैप। एंड जो आज भी ये वीडियो देखने के बाद भी आप पीएसयू बैंक्स जाके खरीदते हैं, तो आई थिंक इट इज sheer stupidity on your part, in my opinion, कि आप पीएसयू बैंक जाके ले लें। Maybe an SBI bank is a different case, but most of the PSU banks trade at a dud valuation because of this. क्योंकि बुक में पता ही नहीं आपको क्या है, कभी भी आपका इक्विटी वाइप ऑफ हो सकता है, बार बार आपको उसको रिकैपिटलाइज करना पड़ा है।
रिकैपिटलाइज करने का मतलब आपको बार बार इक्विटी में पैसा डालना पड़ रहा है, बार बार गवर्नमेंट को लाके इक्विटी में पैसा डालना पड़ रहा है, क्योंकि एसेट साइड में तो भगवान जाने इन्होंने किस किस को लोन दे रखा है, राइट? Very, very important to realize this. If you do not understand even after watching this video, I think it is not worth of you being in investing ever. This is my personal opinion. Right? तो capital adequacy ratio आपका जो capital है, it helps you to absorb losses that can arise in any business. अब दो तरीके के capital adequacy ratio में दो तरीके का capital होता है. एक होता है आपका टीयर 1 कैपिटल, जिसमें आपका शेयर कैपिटल और डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होते हैं. माने आपका जो शेयर कैपिटल और डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हैं, these will be a part of your tier 1 capital. एंड एक आपका टीयर 2 कैपिटल होता है, जिसमें आपकी सबऑर्डिनेटेड डेट, बहुत डिटेल में नहीं जाते, एंड आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं. माने आपने फिक्स एसेट्स रीवैल्यू कर दिए तो आपके टीयर 2 कैपिटल में. कोई भी गाइस डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा. एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को एक मिनिमम कार रेशियो, माने मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% का मेंटेन करना है. तो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में कि उनको 9 रुपीस की इक्विटी या 9 रुपीस का कैपिटल रखना ही रखना है अगेंस्ट देयर रिस्क वेटेड एसेट्स. सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग. एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 12 रुपीस के आसपास अपनी इक्विटी रखनी है अगेंस्ट द रिस्क वेटेड एसेट्स. Risk weighted assets is also not a difficult concept. अब 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद we'll be coming out with a very detailed webinar on banking sector, and you can mail to us जिनको register करना है. Google form हम अपने description में ही डाल रहे हैं जिसको sign up करना है उसके लिए. Then these are your capital positions. ये ICICI बैंक का आपका capital adequacy ratio उन्होंने जो mention करा हुआ है, so that is close to 16.5% के आसपास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जिसमें से टीयर 1 कैपिटल 14.98% है. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीयर 1 कैपिटल 14.98% के आसपास है, टीयर 2 कैपिटल आपका 1.52% के आसपास है, राइट? एंड रिस्क वेटेड एसेट्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं. रिस्क वेटेड एसेट्स बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो एक बारी हम जब हम बैंकिंग का वेबिनार करेंगे उसके अंदर समझेंगे. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो is well above the minimum regulatory requirement of tier 1 ratio of 9.08% and total capital adequacy ratio of 11%, right? Proceeding ahead towards your CASA ratio. So CASA ratio of a bank is the ratio of deposits in current and savings accounts to total deposits. माने current और saving account कितना percentage है total deposits में से. A higher CASA ratio indicates a lower cost of funds because banks do not usually give any interest on current account deposits and interest on savings accounts is usually very low. So these are the cheapest sources of fund for a bank. इससे ज़्यादा कोई सस्ता source of fund नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हम examples देखते हैं, कुछ banks का हम CASA ratio देखते हैं, and this is mind boggling कि Kotak Bank, right? Kotak Bank जो है आपका, इसका CASA ratio is more than 56%. इतना CASA ratio है Kotak Bank का 56%. जो कोटक बैंक का 811 आप कैंपेन देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक ओपनिंग का, डिजिटल बैंक ओपनिंग है, इंटायर मोटिव बिहाइंड दैट कैंपेन इज टू रेज कासा रेशियो. एंड कोटक बैंक कैसे कर रहा है? कोटक बैंक जानबूझ के सेविंग्स अकाउंट पे फिलहाल ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर 2-3-4 इयर्स जब उनका स्टिकी डिपॉजिट काफी ज्यादा बन चुका है, कोटक बैंक सेविंग अकाउंट में से इंटरेस्ट रेट काटते जाएगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से उनके जो आपका लाइबिलिटी साइड पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो और भी गिरते जाएगा. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी इज. 811 कैंपेन रणवीर सिंह को ये ऐसे ही नहीं लाया, राइट? 56% कासा रेशियो is really high, whereas HDFC Bank has a CASA ratio of 42%, which is also not bad. But HDFC Bank भी lowest cost producer में इसलिए आता है क्योंकि इनके term deposits भी काफी हैं as a percentage of liability mix. जो ये रिटेल से अपना रिटेल से बहुत ज्यादा ये टर्म डिपॉजिट्स इनके as a percentage of liability भी काफी है. Then there are your ICICI Bank. ICICI Bank का भी 40% प्लस है, which is also a very respectable number कि 40% से ज्यादा कासा रेशियो आपका. कोटक is in a league of its own. ICICI का भी काफी है. Then IndusInd का 40% के आसपास है, which is also fairly good, not so bad. एक्सिस का भी कुछ 40% के आसपास है, which is not mentioned over here as of now. पर ये देखना कि जिस बैंक का कासा जितना ज्यादा है उतना ही उस बैंक के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही उसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम है.
So now guys, coming to a very important concept in banking is your gross non-performing assets. तो gross non-performing assets क्या होते हैं एक बैंक के? तो जो भी पैसा जिस भी लोन पे बैंक को 90 दिन के लिए इंटरेस्ट नहीं आता, वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। सपोज करते हैं बैंक ने 100 करोड़ का लोन दे रखा है बाजार में, उसमें से 3 करोड़ रुपए का लोन ऐसा है जिसपे कोई ब्याज नहीं आई 90 दिनों से पिछले, तो वो आपका उसी वक्त जीएनपीए बन जाएगा, माने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आईडीबीआई बैंक के केस में देखते हैं हम, ये थोड़ा सा पुराना स्निपेट है, आई थिंक 1 ईयर अगो का है। तो आईडीबीआई बैंक के केस में बेसिकली मैंने 1 करोड़ का लोन दिया, 100 करोड़ का लोन दिया बाजार में, उसमें से 28 करोड़ और 70 लाख रुपए के लोन पे मेरे को कोई ब्याज ही नहीं आई पिछले 90 दिनों से। तो आईडीबीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए ये है। एंड आईडीबीआई बैंक के हमने केसेस में देखा भी था कि इट इज लीवरेज्ड बाय 16 टाइम्स, फाइनेंशियल लेवरेज 16.66 रुपीस की है। तो माने अगर फाइनेंशियल लेवरेज 16.66 रुपीस की है, अगर 6 रुपए के भी लोन खराब होते हैं तो 16.66 6 रुपए से मल्टीप्लाई होके आपकी पूरी इक्विटी कैपिटल को खत्म कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 28% के आसपास है, तो नो वंडर बैंक गवर्नमेंट हैज फोर्स्ड एलआईसी टू टेक एक्शन एंड बाय आईडीबीआई बैंक, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ बैंकरप्ट इंस्टीट्यूशन। तो एलआईसी को इसमें पैसा डालना ही डालना था। देन देयर इज योर लक्ष्मी विलास बैंक, मतलब 100 करोड़ के लोन में से 23 करोड़ का पैसा वापस, ब्याज भी नहीं आ रही 23 करोड़ के उस पे। देन देयर इज योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 100 करोड़ का लोन दिया, 20 करोड़ पे कोई ब्याज नहीं है पिछले 3 महीने से। यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, most of them are PSUs, I think all of them are PSUs, and just shows you कि the kind of book quality these PSUs have. तो I had a WhatsApp group, funny incident, तो उसमें कोई PNB बैंक पिछले 3 या 4 साल से रेकमेंड कर रहा था, and guys, it truly boggles my mind. I do not understand कि क्या ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का भूत चढ़ा हुआ है लोगों में कि बिना नंबर्स देखे आप कुछ भी मतलब कहते जा रहे हैं। Guys, important to notice, it is your hard-earned money. It is up to you who can protect your hard-earned money, right? Then there are your gross NPAs. HDFC बैंक का सिर्फ 1.4% के आसपास है, right? And Kotak Mahindra बैंक का 2.5% के आसपास है। These two are the best run banks in my opinion in the entire country. And IndusInd, Bandhan Bank, DCB Bank, these have a little fragile business models. These we'll be talking about in the banking webinar, right? तो कमिंग डाउन टू योर प्रोविजन कवरेज रेशियो, कि आपकी प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होती है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो इज नथिंग बट जो आप अपना प्रॉफिट्स का पोर्शन सेट असाइड करते हैं बैड लोन्स के लिए। सपोज करते हैं 100 करोड़ का लोन दे रखा है, उसमें से 5 करोड़ के लोन वापस नहीं आए, 3 करोड़ को तो आपने प्रोविजन ही कर दिया, माने ये 3 करोड़ का वापस आने ही नहीं वाला मेरे पास, तो आपने उसमें 3 करोड़ रुपए की प्रोविजन कर दी। अगर 5 करोड़ का लोन नहीं आना था, उसमें से आपने 3 करोड़ का प्रोविजन कर दिया, राइट। एक बार यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं कि 5 करोड़ का लोन था जो जीएनपीए था, उसमें से आपने 3 करोड़ का प्रोविजनिंग ही कर दिया, तो माने आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो कुछ 60% के आसपास है। माने आपने 60% के लिए प्रोविजन एक प्रोवाइड कर दी 60% के आसपास की। तो एक बार ही चेक करते हैं एक कंजर्वेटिव लेंडर की प्रोविजनिंग और एक अग्रेसिव लेंडर की प्रोविजनिंग। तो कंजर्वेटिव लेंडर की प्रोविजनिंग हमेशा 75% के आसपास रही है। दिस इज योर एचडीएफसी बैंक, हमेशा आपकी प्रोविजन कवरेज रेशियो 75% के आसपास हुई है। 2019 में व्हेन द गोइंग गॉट टफ आफ्टर द एनबीएफसी क्राइसिस, गोइंग हैज गॉट टफ, तो इनका प्रोविजन वाज स्टिल क्लोज टू 75%। वेयरएज अग्रेसिव लेंडर, उसका 60% से प्रोविजन कितना आया, पहले 55 आया, फिर धीरे धीरे 57 58 के आसपास था, then it fell further to 50 early 50s, and then it went down to your 42-43%. So these small differences differentiate an aggressive lender and a conservative lender. We look for conservative lender. Banking is a business जहाँ पे पैसा वापस आना चाहिए, पैसा सिर्फ देना नहीं है, अगर वापस आएगा तो ही मजा आएगा। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो आपको हर बैंक्स की कंपेयर करनी चाहिए फॉर लास्ट 5 to 10 years, and you'll get to know कि जिस बैंक ने भी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 65 to 70% के ऊपर रखी है, these are your conservative lenders, right? तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक की आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो coming to the next point is your NNPA. So what does an NNPA means? NNPA is basically a net
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। माने अगर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में से मैं अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो माइनस कर दूं, वो 5 करोड़ में से मैंने 3 करोड़ रुपए का प्रोविजन ही कर दिया, तो जो 2 करोड़ रुपए बच रहे हैं दैट इज माय नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडसइंड एंड एचडीएफसी बैंक के केस में कि आपका एनएनपीए इंडसइंड में था कुछ 0.5 के आसपास, एंड इट रोज टू 1.25, whereas in HDFC Bank it has more or less remained stable below 0.5% even in 2019। 2020 के numbers इंटरेस्टिंग होंगे वैसे देखने के लिए। Guys, एक और important aspect, have you seen that the biggest impact of coronavirus, biggest impact in stock market has been on the banking sector? Because I told you कि banking is inherently a leveraged entity, and leveraged entity में जब बहुत ज़्यादा leverage आप debt use करके पैसा कमा रहे हैं, तो उस केस में आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड उस केस में क्या होता है कि जो भी सबसे पहले इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली दिक्कत बैंकिंग सेक्टर को आती है, राइट। सबसे पहली प्रॉब्लम ही बैंक्स को फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी सिमिलर कुछ ऐसा ही हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज योर एनएनपीए ऑफ अदर टू बैंक्स, आईसीआईसीआई एंड कोटक। कोटक का भी देख सकते हैं बिलो बन रहा है, आईसीआईसीआई का मे बी इट माइट मीन रिवर्ट, आई डू नॉट हैव एनी स्टॉक ओपिनियंस, राइट। 5% से आसपास, अभी 2% के आसपास आ गए। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इज कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कि बैंक कितना खर्चा कर रहा है अपने पैसे कमाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली। तो योर कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन योर ऑपरेटिंग इनकम। तो आपको ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो बता देता है। तो अच्छा क्या है कि जो बड़े बैंक्स हैं, जिन बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा स्केल है, जिन बैंक्स के पास आपका स्केल काफ़ी ज़्यादा है, राइट, जिसमें बैंक ब्रांचेस भी आपकी सबसे ज़्यादा है, उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटते जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप एक ही ब्रांच से धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते जाते हैं। तो बैंकिंग में भी ऑपरेटिंग लेवरेज नाम का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, that we'll understand in depth in our webinar, and this is just to give you a basic idea कि जिनमें स्केल ज़्यादा है वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत लो के आसपास होगी। एंड जितनी लो होगी उतना बैंक के लिए बढ़िया है, क्योंकि उतना ही आपका कॉस्ट लेवल लो है, राइट। तो कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन is your ROE and ROA. So why does it get important to deconstruct ROE in banking, and हम कैसे देख सकते हैं उसको? तो your ROE is basically your net income upon total equity, माने शेयर होल्डर के पैसे पे मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसको हम ROE कहते हैं। एंड आपका ROA क्या है? आपका नेट इनकम अपॉन टोटल एसेट्स, कि मैं अपने पूरे एसेट्स पे कितना पैसा कमाता हूँ, दैट इज माई ROE, राइट। एक बार हम ROE को खोल के देखते हैं कि ROE में तीन चीजें क्या लगती है। ROE का बेसिकली तीन चीजें क्या है, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आप किसी भी कंपनी की ये तीन रेशियोज निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंपनी की ROE पता लग जाएगी। वो भी समझते हैं क्यों है। तो पहली चीज क्या है, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन ROE में जाता है। देन इज योर एसेट टर्नओवर रेशियो, कि आपने 1 रुपए के एसेट पे कितने रुपए की सेल करी। सपोज करते हैं अगर मैं अपने धंधे में 100 रुपए के एसेट्स लगाता हूँ, सपोज करते हैं मैं अपने बिजनेस में 100 रुपीज के एसेट्स लगाता हूँ, एंड उस पर मैं 200 रुपीज की सेल कर देता हूँ। कितने की सेल कर देता हूँ? 200 रुपीज की, राइट। तो मेरा एसेट टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा? 2 रुपीज का। माने 1 रुपए के एसेट पे मैं 2 रुपए की सेल कर रहा हूँ। तो अगली बारी भी जब मैं अपने बिजनेस में अगर 100 रुपए डालूंगा तो मैं एक रीजनेबल लेवल की एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि मैं 100 रुपए पे 200 रुपए की सेल करूंगा। देन थर्ड इज योर फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, जो भी हमने आईडीबीआई बैंक के केस में देखी थी, कि जब हमने एसेट्स कंपेयर करे थे इक्विटी से, कि 1 रुपए की इक्विटी कितने रुपए के एसेट्स होल्ड कर रहे हैं। तो हमारा आईडीबीआई के केस में आंसर आया था 16.66 रुपीज के आसपास, राइट, 16.66 रुपीज के आसपास। So guys, these are your three things which goes into your ROE। किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी कंपनी का आप अगर ये तीन चीजें निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ROE आ जाएगा उस इंस्टीट्यूशन का, राइट। और इसी में इफ आई जस्ट एक्सक्लूड दिस पार्ट, अगर हम सिर्फ इस चीज को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास ROA आ गया। ROA माने रिटर्न ऑन एसेट्स।
तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स का डुपॉन्ट है, और एक बार हम देख भी लेते हैं ऐसा क्यों है। अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका सेल्स माइनस कर दें, राइट, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, अगर हम इसमें सेल्स माइनस कर दें तो आपका सिर्फ नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स रह जाएगा। एंड जस्ट टू फर्दर लाइक क्लियर द अंडरस्टैंडिंग, अगर हम ये सेल्स भी कर रहे हैं एंड अगर हम एसेट्स भी काट दें एक दूसरे से, अगर हम एसेट्स भी काट दें एक दूसरे से, तो हमारे पास एंड में क्या रह जाएगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी, विच इज योर आरओई फॉर्मूला। तो बैंक के केस में आरओई और आरओए को डीकंस्ट्रक्ट करना क्यों जरूरी है, वैसे वी टीच दिस इन आवर कोर्स जहाँ पे वी हैव ऑटोमेटेड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग आरओए एंड आरओई। तो यहाँ पे देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक के केस में, राइट, अब काफी लोग मेरे को कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक सर प्राइस बाय बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है 3x के, मोटा मतलब 1000 अपॉन 280 रुपीज, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइस बाय बुक पे ट्रेड करता है। But the same guys have a question ki sir, but Kotak Bank trades on a price by book of more than 4 times. So my simple answer to them is, have you checked the return on assets? माने अगर HDFC बैंक का ROE HDFC बैंक का कितना है 17%, एक बार कोटक बैंक का साथ खोल के देख लेते हैं। Let me just type Kotak Bank. तो कोटक बैंक का ROE कितना है 13%, राइट, and HDFC बैंक का कितना है 16.92%. Let me just draw it for you guys. 16.96% and वहाँ पे कितना आपको दिख रहा है कुछ 13.22%. तो people keep asking me sir, तो फिर HDFC बैंक optically better लगता है, but my answer to them is no. HDFC bank is not better than Kotak Bank. HDFC is taking more risk than Kotak Bank. Let's understand how. HDFC बैंक में financial leverage कितना है आपका 8.03 एंड HDFC बैंक में आपका रिटर्न ऑन एसेट कितना है 1.95%। माने HDFC बैंक अपने सारे एसेट्स पे अगर 100 करोड़ के एसेट लगाता है तो उस पे HDFC बैंक 1.95 करोड़ कमाता है। लेट्स चेक कि कोटक बैंक में आपका कितना है ये दोनों चीजें। कोटक बैंक में फाइनेंशियल लेवरेज कितनी है 6, राइट, माने कम लीवरेज्ड है एज कंपेयर टू HDFC बैंक। एंड कोटक बैंक में रिटर्न ऑन एसेट कितनी है 2.06%। माने 100 करोड़ अगर ये अपने एसेट्स में लगाता है तो अपने 100 करोड़ के एसेट्स में 2.06 करोड़ कमाता है। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टू डीकंस्ट्रक्ट दीस रेशियोज, बहुत इजी है, मतलब वी टीच इट इन आवर कोर्सेज। इफ यू डू नॉट विश टू जॉइन द कोर्स देन टू टोटली फाइन, यू कैन जस्ट put a comment in the comment section. If you have any doubts, we'll deconstruct it for you. कि रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 2% है एज कम्पेयर टू HDFC बैंक, बस HDFC बैंक में लेवरेज ज्यादा है, इस वजह से HDFC बैंक की ROE कोटक बैंक से ज्यादा दिखती है हमें, guys. So this is it for today's session. I hope you had a few new insights about how banking works, and if you wish to join our detailed webinar which we'll be conducting in 2 to 3 weeks time, do sign up the Google form which is mentioned in the description. Thank you for joining us. Hope to see you soon in the next session. And if you have any suggestions for any new topic which you don't understand in finance, please post it in the comment section. Thank you guys.